गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक पढ़ रहे थे कल, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमने पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या है, भोजन के अवयव है। भोजन के अवयव हमने कौन कौन से पढ़े? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सब। ठीक है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट कल पूरा हो गया था, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। ये हमारे शरीर में ऐसे कौन से कार्य करता है कि इसको भोजन के अवयवों में या पोषक पदार्थ के अवयवों में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले देखो, प्रोटीन का कार्य क्या होता है? ये जीव द्रव्य के रचनात्मक आधार होते हैं। ठीक है, अब देखो, प्रत्येक जीव क्या होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है और कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। उन कोशिकांगों के अलावा जो एक द्रव्य पाया जाता है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, या फिर उसको हम जीव द्रव्य भी कह सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो अब उन कोशिकाओं के मरम्मत के लिए या फिर उन कोशिकाओं को अच्छी तरह से कार्य करने के लिए या फिर उसमें जो भी पदार्थ है उनके निर्माण के लिए जो सबसे जरूरी पदार्थ होता है वो क्या होता है? प्रोटीन। तो ये क्या होता है? जो हमारी कोशिका में द्रव्य पाया जाता है जिसको हम कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भी कहते हैं। तो प्रोटीन जीव द्रव्य का रचनात्मक आधार होता है। जीव द्रव्य की जो भी रचना है, जो भी उसकी संरचना है, वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन उसका महत्वपूर्ण भाग होता है। अब है कि हमारे शरीर का 14% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमारे शरीर का 14% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मतलब कि हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो हमें ऊर्जा देते हैं, उसमें से प्रोटीन भी होता है जो भोजन का अवयव होता है। और हमारे शरीर का लगभग 14% भाग क्या होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो, जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो जो प्रोटीन होते हैं वो बने होते हैं अमीनो अम्लों से मिलके। ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अब अमीनो अम्ल क्या होते हैं? तो देखो, जो भी हमारी संरचना है हमारे शरीर की, जिस भी अणुओं से हमारा शरीर मिलके बना होता है, ठीक है, या फिर जिन भी अणुओं से हम बोल दे कि हमारे स्किन का कलर डिसाइड होता है, हमारी आंखों का कलर, हमारे बालों का कलर, कोई लंबा है कोई छोटा है, तो ये सब जितनी भी हमारे शरीर की विशेषताएं हैं वो सब किसके द्वारा कंट्रोल होती है? वो सब प्रोटीन के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, और वो प्रोटीन, उनमें भी क्या? अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये सारी जो भी कंडीशन है हमारे शरीर की, वो सब अमीनो अम्लों से कंट्रोल होती है। वो इस पर डिपेंड करेगी कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है या कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। उस आधार पर हमारे स्किन का कलर, बालों का कलर, आंखों का कलर, ये सब डिसाइड होता है। ठीक है, अब देखो कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो जो प्रोटीन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या पढ़ा कि ये सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन प्रोटीन में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है, लगभग 16% रूप में। तो जो प्रोटीन हो गई वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, बेसिकली ज्यादातर इनसे ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनमें नाइट्रोजन के अलावा कईयों में गंधक या फिर फॉस्फोरस वगैरह ये भी पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन की आणविक संरचना कैसे होती है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की पढ़ी थी कि उसमें जो भी अणु होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के, वो CH2O के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले कार्बन पाया जाएगा। कार्बन से 4 तत्व जुड़े होंगे। सबसे पहले COOH या फिर कार्बोक्सिल समूह है, दूसरा एमीन समूह है NH2, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा R। यहाँ पे R का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ जितने भी और कार्बन अणु जुड़े रहेंगे, जिनकी संख्या 2 से 10 तक होती है, तो उन सभी कार्बन अणुओं की श्रृंखलाओं को हम यहाँ पे R से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन में कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा होता है? एमिनो समूह है, कार्बोक्सिल समूह है, हाइड्रोजन और अन्य जितने भी कार्बन जुड़े होते हैं वो सब प्रोटीन में कार्बन के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? अमीनो अम्लों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो देखो, जो अमीनो अम्ल होते हैं
वो क्या होते हैं, प्रकृति में टोटल क्या होता है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। और जो वो एमिनो अम्ल है वो क्या होता है, जो हमारा शरीर है वो खुद से नहीं बना पाता, वो हमें बाह्य वातावरण से भोजन के रूप में ग्रहण करने पड़ते हैं। और अगर इन एमिनो अम्लों की कमी हो जाती है, ठीक है, तो अगर उनकी कमी होगी तो हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब क्या है, प्रभावित होगी, और हमारा शरीर जिस तरह से कार्य करता है उस तरह से पूरी एफिशिएंसी के साथ कार्य नहीं कर पाएगा। तो देखो वो एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं, जैसे मैथ्योनिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, ये सब क्या है, एमिनो अम्ल के प्रकार का या फिर एमिनो अम्ल के नाम भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो प्रोटीन की विशेषताएं हमने क्या क्या पढ़ी, सबसे पहले कि जीव द्रव्य के रचनात्मक आधार होते हैं, हमारी कोशिका प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। दूसरा, हमारे शरीर का लगभग 14% भाग जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तीसरा क्या है कि जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, मतलब कि प्रत्येक प्रोटीन क्या है बहुत सारे एमिनो अम्लों से मिलकर बना होगा। फिर हमने पढ़ा कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं वो सब क्या है, हमारी वृद्धि के लिए या फिर हमारे शरीर की सभी क्रियाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे शरीर में एमिनो अम्लों की कमी हो जाएगी तो बेसिकली क्या होगा, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है वो नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में उत्सर्जन करने लग जाएगा, जिसके कारण नाइट्रोजन की कमी होगी। और अगर हमारे शरीर में नाइट्रोजन नहीं होगा तो जो हमारी बहुत सारी क्रियाएं हैं वो सब क्या करेगी, प्रभावित होगी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के प्रकार। तो बेसिकली जो प्रोटीन है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले सरल, फिर जटिल प्रकार के प्रोटीन आते हैं और फिर आते हैं व्युत्पन्न प्रकार के प्रोटीन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सरल प्रकार के प्रोटीन। ये क्या होते हैं, बिल्कुल सरल प्रकार के होते हैं। इनमें जो कार्बन अणुओं की संख्या है वो लगभग 2 से 3, 4, 5 इतनी पाई जाती है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है वो क्या करेंगे, जल में घुलनशील होंगे, ठीक है, और छोटी संरचना के पाए जाएंगे। अब जो सरल प्रोटीन है वो भी आगे चलकर क्या है, 2 और प्रोटीन में विभक्त होता है। इसके भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है गोलाकार और दूसरा होता है तंतु। तो देखो जो गोलाकार प्रकार के प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होंगे ये भी, और जो इनका आकार होगा वो क्या होगा कि ये संकुचनशील नहीं हो पाएंगे। मतलब क्या होता है कि हम इनको संकुचित या सिकोड़ नहीं सकते, ठीक है। जिस कारण क्या होगा, इनकी संरचना को कम करने के लिए ये क्या होगा कि गोलाकार रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। जिसके कारण ये गोलाकार रूप में व्यवस्थित हो गए, जिसके कारण हम इनको बोलते हैं गोलाकार प्रोटीन। तो अब देखते हैं कि ये वाले प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, इनके उदाहरण। सबसे पहले एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है, एक प्रकार का गोलाकार प्रोटीन है जो कि हमारे रक्त की प्लाज्मा में पाया जाता है। और एल्बुमिन किसमें, अंडे में पाया जाता है, ठीक है। अंडे के 2 पार्ट होते हैं, एक व्हाइट वाला और एक येलो वाला। तो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एल्बुमिन, ठीक है, वो भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। दूसरा होता है ग्लोबुलिन। ये भी क्या है, हमारे रक्त के प्लाज्मा में भी पाया जाता है, और जो पनीर हम खाते हैं उसमें भी ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला है हिस्टोन प्रोटीन। तो देखो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, तो कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, और कोशिका का एक कोशिकांग है केंद्रक। उस केंद्रक में क्या है, बहुत सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं जो क्रोमेटिन जाल के रूप में उपस्थित होते हैं। तो वो जो क्रोमेटिन जाल है वो भी क्या है, हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से बना होता है, ठीक है। जो हमारे गुणसूत्र है वो सब क्या है, हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से बने होते हैं। अगला, तो गोलाकार के ये सारे रूप हो गए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन। गोलाकार कौन से हो गए, जो संकुचित नहीं हो पाते और जो अपनी संरचना छोटी करने के लिए, अपना आकार छोटा करने के लिए गोलाकार रूप में उपस्थित होते हैं। अगला है तंतु प्रोटीन। तो तंतु प्रोटीन कौन से कहते हैं, ये मतलब ज्यादातर फाइबर के रूप में पाए जाते हैं। फाइबर मतलब कि ऐसे पतले पतले रेशे के रूप में, ठीक है। तो इनकी संरचना ऐसे रेशों के रूप में पाई जाती है, ठीक है। ऐसे प्रोटीन को बोलते हैं तंतु प्रोटीन। ये क्या होता है, तंतु प्रोटीन तंतु के रूप में पाए जाते हैं, फाइबर रेशो के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि हम जो कुछ फल खाते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के ऐसे रेशे से दिखाई देते हैं ना, जैसे शकरकंदी वगैरह है उसमें ऐसे विभिन्न प्रकार के रेशे दिखते हुए, आम है उसके अंदर भी बहुत प्रकार के रेशे दिखाई देते हैं। तो वो सब क्या है, तंतु प्रोटीन के होते हैं, ठीक है। अब है ये सरल प्रोटीन हो गया, सरल प्रकार के प्रोटीन पाए जाएंगे इसमें।
क्योंकि जल में घुलनशील होंगे। ये दो प्रकार के होंगे, गोलाकार और तंतु। गोलाकार के उदाहरण हो गए एल्बुमिन, अंडे में और रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। दूसरा ग्लोबुलिन, जो कि हमारे रक्त प्लाज्मा में और पनीर में पाया जाता है। अगला हिस्टोन, जिससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ठीक है। और दूसरे हो गए तंतु प्रोटीन, जो तंतु के रूप में या फिर लंबी संरचनाओं के, लंबी नलिकाकार संरचनाओं के रूप में पाया जाता है। अगला है जटिल प्रोटीन। अब देखो जटिल प्रोटीन क्या होते हैं कि ये भी अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, और ये थोड़े जो सरल प्रकार के प्रोटीन होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं जटिल प्रोटीन। अब तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या है कि एक अर्ध रूप में पाए जाते हैं। सरल और जटिल प्रोटीन के मिश्रण का एक अर्ध रूप पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, और ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। अब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया हमने, प्रोटीन पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। भोजन का एक और घटक है न्यूक्लिक अम्ल। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो देखो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो बेसिकली क्या है, डीएनए और आरएनए, इनको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। इनकी खोज सबसे पहले किसने की, फ्रेडरिक मिशर ने मवाद कोशिकाओं पर, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल आप लोगों को पता है हमारे शरीर का आनुवंशिक पदार्थ भी होता है, ठीक है। और जो आरएनए है हमारे शरीर का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, और ज्यादातर जानवरों में क्या होता है या फिर जो भी जीव जंतु उनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए ही पाया जाता है। लेकिन जो कुछ वायरस होते हैं उनमें क्या है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए भी पाया जाता है। अब हम डीएनए और आरएनए की संरचना पढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं और कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी संरचना पाई जाती है, इनमें शर्करा, ठीक है। दूसरा इसमें पाया जाता है नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक, और तीसरा होता है फॉस्फेट समूह है, फॉस्फेट समूह है। तो डीएनए और आरएनए या फिर जो न्यूक्लिक अम्ल है वो तीन पार्ट से मिलकर बना था। पहला होता है शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक, और तीसरा होता है फॉस्फेट समूह। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शर्करा के बारे में, ठीक है। तो जो डीएनए है बेसिकली इनमें क्या है कि 5 कार्बन युक्त शर्करा पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों में। जो डीएनए की शर्करा है उसको बोलेंगे हम डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और जो आरएनए की शर्करा है उसको बोलेंगे राइबोज शर्करा। अब उसको डीऑक्सी राइबोज शर्करा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जो सेकंड कार्बन होता है शर्करा का, उसमें क्या है, एक ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, 5 कार्बन युक्त होती है ये, और जो डीएनए की शर्करा का दूसरा कार्बन है उस पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पाई जाती है, इसलिए उसको डीऑक्सी राइबोज शर्करा कहते हैं। अगला भाग है इनका नाइट्रोजनी क्षारक। तो देखो 5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, मतलब वैसे 2 प्रकार के पाए जाते हैं, उनमें और प्रकार है उनके। तो नाइट्रोजनी क्षारक 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, प्यूरिन और पिरिमिडिन, ठीक है। दोनों में, डीएनए में भी प्यूरिन पिरिमिडिन पाए जाएंगे और आरएनए में भी प्यूरिन पिरिमिडिन, दोनों नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाएंगे। अब जो डीएनए है उसका जो प्यूरिन क्षारक है उसमें पाए जाएंगे एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। और पिरिमिडिन में पाए जाएंगे साइटोसिन और थाइमिन। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। नाइट्रोजनी क्षारक ये भी 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होते हैं वो फिर 2 प्रकार के, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन थाइमिन और साइटोसिन, और एक और होता है इसमें यूरेसिल, डीएनए और आरएनए दोनों के।
तो प्यूरिन में, डीएनए में पाए जाएंगे प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन में थायमिन और साइटोसिन। जबकि जो आरएनए होता है उसमें प्यूरिन में पाया जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन में पाया जाएगा साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, आरएनए में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। तो ये हो गए, ये नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है, डीएनए और आरएनए में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। तो जो एडेनिन और थायमिन है, ठीक है, एडेनिन और थायमिन वो दोनों बंधे रहेंगे हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा, और जो साइटोसिन और ग्वानिन है वो बंधे रहेंगे हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा। डीएनए में ये संरचना पाई जाएगी, जबकि जो आरएनए है उसमें जो एडेनिन है वो यूरेसिल के साथ और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ बंधा रहेगा, ऐसे ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये क्या करेंगे, जो डीएनए और आरएनए की श्रृंखलाएं होती है, ठीक है, ये देखो ऐसे होती है, जैसे ये बना दिया हमने। तो आरएनए में तो क्या होती है, ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन डीएनए में क्या होते हैं, ये ऐसे डबल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसके बीच में जो है वो क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, सॉरी एडेनिन थायमिन के साथ, और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के रूप में बंधे रहते हैं पूरी श्रृंखला के अंदर। ठीक है, ये हो गए नाइट्रोजनी क्षार। अब हम पढ़ेंगे फॉस्फेट समूह। तो जो डीएनए है और आरएनए दोनों में ही फॉस्फेट समूह है वो H3PO4 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, फॉस्फेट समूह क्या करता है, डीएनए और आरएनए की संरचना का एक और महत्वपूर्ण पार्ट है। ये डीएनए और आरएनए की संरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी संरचना का अभिन्न अंग है। ठीक है, फॉस्फेट समूह हो गया H3PO4 के रूप में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, डीएनए और आरएनए इनके 3 पार्ट होते हैं कि ये 3 पार्ट से मिलकर बनाते हैं। पहला होता है शर्करा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबो शर्करा। दूसरा है नाइट्रोजनी क्षारक, ये भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन होता है एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन 3 टाइप के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जिसमें से डीएनए में प्यूरिन तो दोनों में सेम होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, डीएनए आरएनए में भी। जबकि जो पिरिमिडिन है वो डीएनए में पाया जाएगा थायमिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में पाया जाएगा साइटोसिन और यूरेसिल। और तीसरा है फॉस्फेट समूह है। फॉस्फेट समूह है भी क्या है, डीएनए और आरएनए की एक महत्वपूर्ण संरचना है, और ये जो फॉस्फेट समूह है वो H3PO4 के रूप में डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।